प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान की पुस्तक का राजनीति विज्ञान के भाग में पहला अध्याय है भारतीय संविधान। इस अध्याय को आज हम पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है भारतीय संविधान। चूँकि आप सब जानते हैं और पीछे की कक्षाओं में आपने इसके बारे में कुछ पढ़ा भी है, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे संविधान शब्द का अर्थ क्या है। संविधान है क्या? संविधान एक नियमों की पुस्तक है। अब चूंकि यदि हम कोई छोटा कार्य भी करें, जैसे आपकी कक्षा में अनुशासन बनाने की बात है, एक मॉनिटर के रूप में किसी एक भैया या बहन को, किसी छात्र को उसमें नियुक्त कर दिया जाता है, वह ध्यान रखता है। इसी प्रकार से कोई हम खेल खेलते हैं तो उसमें भी कुछ नियम हमें बनाने पड़ते हैं। तो एक प्रकार से नियम जो बने हुए हैं उनका एक समूह, एक पुस्तक के रूप में सारे नियम संग्रहित है, और इस पुस्तक को हमने कहा है संविधान। यानी संविधान नियमों की एक पुस्तक है। प्रत्येक देश के पास अपना एक संविधान होता है, और हम इस अध्याय में इस बात को समझने के लिए फुटबॉल के खेल से एक उदाहरण इसका प्रारंभ करेंगे। आप में से अधिकांश ने फुटबॉल का नाम सुना है, आप में से अधिकांश ने फुटबॉल को खेला भी है। अब फुटबॉल का एक नियम यह होता है कि गोलकीपर के अलावा कोई भी खिलाड़ी गेंद को अपनी बाह से नहीं छू सकता। अगर किसी खिलाड़ी की बाह गेंद को छू जाती है तो उसे फाउल या गलत माना जाता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो उस खेल को फुटबॉल नहीं समझा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नियम बनाया हुआ है। इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेल हैं, उनके भी कुछ अपने अलग नियम तय किए हुए होते हैं। इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच अंतर करने में मदद मिलती है। और इन खेलों की तरह ही हर समाज के भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं, और उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है, और अलग अलग समाजों के बीच में इनका अंतर पता चलता है। बड़े समाज में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप से पाई जाती है। इस लिखित दस्तावेज जिसमें सारे ये नियम लिखे रहते हैं उसको संविधान कहा जाता है। कक्षा 6 और 7 में सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक में संविधान के विषय में इस बात पे चर्चा पहले भी हो चुकी है। अब किसी भी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इस विषय पे यदि हम चर्चा करते हैं तो आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देश के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास अपना संविधान ज़रूर होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति एक साथ करता है। पहला, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा के अनुसार, अपने सपनों के अनुसार उसको बना सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं। यानी संविधान ये बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या होगा। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं। अब यहाँ समुदाय एक शब्द आया है, तो समुदाय शब्द इंग्लिश के कम्युनिटी शब्द का हिंदी रूपांतर है। अब यह शब्द लैटिन भाषा के कॉम तथा म्यूनिस दो शब्दों से मिलकर बना है। लैटिन में कॉम शब्द का अर्थ होता है एक साथ, और म्यूनिस का अर्थ होता है सेवा करना। अतः समुदाय का शाब्दिक अर्थ हुआ एक साथ
सेवा करना। लेकिन देश बहुत बड़ा होता है, उसमें विभिन्न समुदाय उसमें निवास करते हैं, इसलिए कोई आवश्यक नहीं होता कि सारे जो समुदाय हैं उनके बीच में सभी बातें समान हो सकता है सभी मुद्दों पर वो एक दूसरे से सहमत नहीं हो, लेकिन संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में उसको अपना सकते हैं और उसके अनुसार वो तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, और बल्कि उन आदर्शों पर एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा करनी चाहिए और पूरा देश उसको स्वीकार करता है। अभी आप ये चित्र देखिए, इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से जब संविधान भारत के लिए बनाना प्रारंभ किया गया था तो 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा गठन की मांग की थी और केवल भारतीयों को लेकर बनने वाले एक स्वतंत्र संविधान की ये मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बहुत तेज हो गई और दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। तो ये जो चित्र इसमें दिखाया गया है वो संविधान सभा के कुछ सदस्यों को इसमें दर्शाता है और दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच में संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। 150 साल की अंग्रेजी शासन के बाद भारतीयों को आखिरकार अपना भविष्य तय करने का मौका मिला और संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को करने के लिए इसको गंभीरता से इसको उन्होंने पूरा किया और संविधान सभा के काम के बारे में आगे के अध्याय में इसके अंदर हम और इसमें पढ़ेंगे। अब ये जो संविधान के निर्माण का विषय है, इनमें इन बातों का मतलब है कि अलग अलग परिस्थितियों में इसको हम ध्यान करेंगे। अब इसमें एक घटना दिखाई गई जो ऊपर के दो चित्र हैं, उसमें नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जन संघर्ष हो चुके थे और 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की वहाँ स्थापना हुई और लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल तक बनी रही। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांव में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेकर शुरू कर दिया और फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर किए और इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी, लेकिन लोकतंत्र के लिए चल रहा ये आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच गया। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया और आखिर में अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा और 2007 में नेपाल ने अंतरिम संविधान बनाया, उसके अनुसार शासन चलाया। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन के दृश्य के ये दो चित्र आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो जन आंदोलनों के उस समय के चित्र हैं कि किस प्रकार से नेपाल के लोग अपने अधिकारों के लिए उसमें प्रयास कर रहे हैं और जो संविधान उनके लिए बना था, जो राजा ने छूट दी थी, उससे वो संतुष्ट नहीं थे और वो और अधिकार चाहते थे, इसलिए उन्होंने आंदोलन किया। अब ये दो विषय हैं, इनको समझने के लिए दो अलग अलग परिस्थिति है। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के राजा से संबंधित हैं और ये नेपाल के ताज़ा इतिहास की घटना है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी खबर में बताया कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान की सभा को मंजूरी दी है। अब सवाल उसमें ये प्रश्न उठता है कि नेपाल में जब पहले से संविधान था तो उसे इस नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसका कारण यह था कुछ समय पहले एक नेपाल एक राजतंत्र था, वहाँ राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी और नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए आंदोलन करते आ रहे थे।
इसी संघर्ष का परिणाम था कि 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को समाप्त करने में सफलता मिल गई। अब नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे, इसलिए उनको एक नया संविधान चाहिए था। वे पिछले संविधान को इसलिए अपनाना नहीं चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे जो वे नेपाल के लिए चाहते थे और जिसके लिए उन्होंने आंदोलन किया, जिसके लिए उन्होंने लड़ाई की। जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी प्रकार नेपाल में भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण उनके सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना कर सके। और इसी कारण से नेपाल के लोग अपने देश के लिए एक नया संविधान बना रहे थे। और ऊपर का जो उसमें चित्र भी आपने देखा, उसमें नेपाल में लोकतंत्र के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया उसके बारे में उसको बताया गया था। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना, कि देश में राजनीतिक व्यवस्था कैसी रहेगी। तो नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश की जो शासन की बागडोर है वो राजा और मंत्री परिषद के हाथों में रहेगी। तो जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी थी, वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब लोकतंत्र में हम अपने नेता को स्वयं चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता की जिम्मेदारी के साथ में इस्तेमाल करें। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में ही मिलता है और राजनेताओं के द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ में भारी अन्याय हो सकता है। अब नीचे का एक चित्र आप देखिए कि इसमें किस प्रकार से जिसको सत्ता मिली हुई है वो किस प्रकार से उसका दुरुपयोग कर सकता है। अब आप इसका पहला चित्र देखिए। सुरेश अपनी कक्षा का मॉनिटर है। वह दबंग किस्म का लड़का है। दबंग का मतलब जो दूसरों को दबा सकता है, जो दूसरों को ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाने के लिए उनको बाध्य करता है। अब उसके सहपाठी उसे पसंद नहीं करते। क्लास टीचर श्रीमती राव अचानक किसी काम से बाहर जाना चाहती है। वह सुरेश को सब बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोलकर चली जाती है। सुरेश मौके का फ़ायदा उठाता है और अनिल को वो तंग करने लगता है। और जब उनकी मैडम आती है तो उसको जानकारी देता है और अनिल को कह रहा है कि अनिल, आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत करने वाला हूँ। लेकिन अनिल कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। और जब उसकी मैडम लौटती है तो वो कहता है कि जब आप कक्षा से बाहर गई हुई थी तो अनिल शोर मचाकर सबको परेशान कर रहा था, उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। अब मैडम कहती है कि अनिल, आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यहीं रुकना पड़ेगा और तुम आज 100 बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा। अब अनिल जवाब देता है कि लेकिन मैडम, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अब ये इस प्रकार की स्थिति आती है। अब ये उदाहरण बताता है कि मैडम ने किस प्रकार से सुरेश को कुछ पावर दी और उसने उस पावर का, उस शक्ति का दुरुपयोग करके अनिल को उसने तंग किया। अब लोकतांत्रिक समाज में प्राय संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिसके द्वारा राजनेताओं के हाथों में सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकार वाले खंड में बनाए गए थे, जो पिछली कक्षा 7 में इसका विस्तृत विवरण किया गया था। और उसी का एक उदाहरण था कि किस प्रकार से दलित होने के कारण से किसी व्यक्ति को भेदभाव का सामना करना पड़ा। भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ में भी नागरिक के साथ में भेदभाव नहीं किया सकता। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। अब ये जो ऊपर का जो चित्र है उसके आधार पे अब ये जो मॉनिटर है वो अपनी शक्ति का किस प्रकार से दुरुपयोग कर रहा था। और दूसरा इसका विषय है, नीचे दी गई किस परिस्थिति में मंत्री को अपनी सत्ता के दुरुपयोग का दोषी कहा जा सकता है। कैद, जब वह ठोस तकनीकी कारणों से अपने मंत्रालय और किसी परियोजना को नामंजूर कर देता है तो उसको सत्ता का दुरुपयोग नहीं कहेंगे। खैर, जब वह अपने पड़ोसी को अपने सुरक्षा कर्मियों से पिटवाने की धमकी देता है, यह सत्ता का दुरुपयोग है। जब वह थाने में फ़ोन करके पुलिस अधिकारियों पर दबाव डालता है कि उसके किसी दोषी रिश्तेदार के खिलाफ
एफआईआर दर्ज न की जाए तो ये सत्ता का दुरुपयोग है। इसमें एक शब्द है एफआईआर। तो ये प्राथमिक सूचना की जो रिपोर्ट दर्ज कराती है थाने में या पुलिस में, जो रिपोर्ट दर्ज की जाती है उसको एफआईआर कहा जाता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो इस प्रकार से ये हमारा जो अध्याय है भारतीय संविधान का, तो आज के इस अध्ययन में हम इतना ही पढ़ेंगे और उसके बाद में कल हम इससे आगे का जो अध्ययन है उसको हम पढ़ेंगे, इसको हम अध्ययन करेंगे। ये जितना भी अभी आपके सामने विषय आया है उसमें किसी प्रकार की आपको कोई परेशानी है, आपको कोई विषय समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं और उसका ठीक प्रकार से उसका स्पष्टीकरण आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाए।